इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी चैप्टर 13 द मौर्यन डायनेस्टी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन आंसर भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मौर्यन डायनेस्टी। Before the establishment of Mauryan Empire, India was divided into many small kingdoms. The disunity among them was the main cause of frequent foreign invasions. मतलब मौर्यन एम्पायर से पहले इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड था। यहाँ पे डिसयूनिटी था लोगों में, मतलब एकता का अभाव, लोग एक साथ मिलजुल कर नहीं रहते थे और इसी कारण भारत पे विदेशी आक्रमण होता था। In 326 BCE, Alexander, the son of King Philip of Macedonia, invaded India and defeated King Porus Paru. He wanted to capture Magad but was not successful. Before returning to Greece, he distributed his conquered territories in India among his governors. Alexander died in 323 BCE. मतलब 326 BC में अलेक्जेंडर, जो कि मैसेडोनिया के किंग फिलिप के बेटे थे, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया यानी आक्रमण किया और पोरस को हरा दिया। वो चाहता था कि मगध को भी कैप्चर करे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, कैप्चर नहीं कर पाया। वापस ग्रीस जाते समय उसने जो टेरिटरीज जीता था, जिस पे आक्रमण करके जीत हासिल की थी, उसने उसे अपने गवर्नर्स में डिवाइड कर दिया और अलेक्जेंडर की मृत्यु 323 BC में हो गई। एट दैट टाइम मगध वॉज रूल्ड बाय द नंदा रूलर घनानंद। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे धनानंद होगा। He was an unpopular ruler. A Brahmin teacher Chanakya, known as Kautilya, who was insulted by Dhananand, vowed to destroy the empire of Nandas. और उसी समय जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई, उस समय मगध में धनानंद रूल कर रहा था। यहाँ पे बुक में मिस प्रिंट हो गया है घनानंद, ये धनानंद होगा। वो एक अनपॉपुलर रूलर था, मतलब ज़्यादा फेमस नहीं था। उसने एक ब्राह्मण टीचर चाणक्य, जो कि बहुत ही विद्वान थे, उनका इंसल्ट कर दिया धनानंद ने। तो चाणक्य ने कसम खाई कि मैं नंदा के एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। He met Chandragupta Maurya. They collected a group of soldiers and captured Sindh and Punjab. Thereafter, they turned towards Magad and defeated Dhananand and established the Mauryan rule under Chandragupta in 324 BC. मतलब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिले और एक सोल्जर्स का ग्रुप बना के सिंध और पंजाब को कैप्चर कर लिया। उसके बाद वो मगध की ओर गए और धनानंद को डिफीट कर दिया और चंद्रगुप्त के अंडर मौर्यन रूल को एस्टेब्लिश किया। Our knowledge about Chandragupta's early life is very limited. The main source of information is Indica by Megasthenes, who was an ambassador of the Greek ruler Seleucus Nicator in the court of Chandragupta Maurya. Seleucus was the commander of Alexander. The other sources are Purna's Buddhist and Jain literature, Kautilya's Arthashastra, Ashoka's edict on rocks and stone pillars, and remains of the monuments. मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बारे में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। जो मेन सोर्स है जो कि हमें चंद्रगुप्त के टाइम के बारे में जानकारी देता है, वो है इंडिका, जो कि मेगास्थेन्स द्वारा लिखी गई है। मेगास्थेन्स एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जो कि ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर द्वारा भेजे गए थे। एम्बेसडर का मतलब होता है दूत। सेलुकस कमांडर था अलेक्जेंडर का। और भी कुछ सोर्सेस हैं जो कि हमें चंद्रगुप्त के टाइम के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे पुराण्स, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, कौटिल्यास अर्थशास्त्र, कौटिल्या चाणक्य का दूसरा नाम था, अशोका के द्वारा बनाए गए इडिक्ट्स और पिलर्स, और भी बहुत से मॉन्यूमेंट्स। Now do you know, Megasthenes, the ambassador of Greek ruler Seleucus, described the court of Chandragupta. He said that the king gave darshan to the public on special occasions on a golden palanquin. His personal guards were women and food was tasted by special servants before the king ate. मतलब मेगास्थेन्स, जो कि ग्रीक रूलर सेलुकस के द्वारा भेजे गए दूत थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा है कि किंग जो है वो स्पेशल ओकेशन पे अपने प्रजा को दर्शन देते थे, विशेष अवसर पर एक गोल्डन पालकी में बैठ के, पैलेंक्यू में बैठ के। और किंग के जो पर्सनल गार्ड होते थे वो वुमेन होती थी, यानी औरतें होती थीं। और किंग के खाने से पहले उनका खाना स्पेशल सर्वेंट्स के द्वारा टेस्ट किया जाता था, विशेष नौकरों के द्वारा टेस्ट किया जाता था। Now the Mauryan Empire 321 to 297 BC.
Chandragupta was the first Mauryan ruler to establish such a great empire. It extended from north to south and east to west, including Afghanistan and Balochistan, now in Pakistan. Chandragupta established his capital at Patliputra. Chanakya was Chandragupta's guru as well as his prime minister. Chanakya wrote Arthashastra, a famous book on political administration. मतलब चंद्रगुप्त पहले मौर्यन रूलर थे जिन्होंने इतना बड़ा अंपायर एस्टेब्लिश किया। ये नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक फैला था। बलोचिस्तान अब पाकिस्तान है। चंद्रगुप्त अपना कैपिटल पाटलिपुत्र एस्टेब्लिश किए थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु और उनके प्राइम मिनिस्टर थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। Bindusar succeeded Chandragupta in 297 BC and ruled up to 272 BC. He was a brave king. He protected the empire and developed good relations with the Greeks. He died in 272 BC. Ashoka 272 to 232 BC succeeded his father in 272 BC but was crowned in 269 BC. He is considered to be one of the greatest rulers in the world history. He conquered the state of Kalinga to complete his rule over almost the whole of India. मतलब बिंदुसार 297 BC में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। चंद्रगुप्त उनके पिता का नाम था और 272 BC तक रूल किए। बिंदुसार बहुत ही बहादुर राजा थे। उन्होंने अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट किया और ग्रीक के साथ अच्छी रिलेशन बनाए। उनकी मृत्यु 272 BC में हो गई। बिंदुसार के मृत्यु के बाद अशोका अपने पिता के उत्तराधिकारी बने 272 BC में, लेकिन उन्हें ताज 269 BC में पहनाया गया। अशोका विश्व के इतिहास में महान राजाओं में से एक थे। उन्होंने कलिंगा को कनकर्ड किया और लगभग पूरे भारत देश में रूल किया। बैटल ऑफ कलिंगा वॉज ए वेरी फियर्स बैटल। देयर वॉज ए ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। द हॉनर ऑफ वार एंड क्राइज ऑफ विजडम्स एंड चिल्ड्रेन डीपली मूव्ड अशोका. He pledged never to resort to war. The Kalinga War proved to be a greatest turning point in Ashoka's life. Battle of Kalinga बहुत ही भयंकर युद्ध था। भारी मात्रा में जान और संपत्ति का नुकसान हुआ। युद्ध का सम्मान और बच्चों और बुद्धि का रोना, ये सब अशोका को डीपली मूव्ड किया, यानी उनके दिल पे गहराई से लगा। फिर अशोका ने प्रण लिया कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे और ये कलिंगा वार अशोका के लाइफ का टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ। मतलब यहाँ से उनका जीवन बदल गया। He adopted Buddhism after the Kalinga War and spent the rest of his life in propagating and preaching it, not only in India but also in many other countries of the world. He advised his sons and grandsons not to conquer new countries. They were advised to go in for Dharma Vijay, that is winning the hearts of the people. मतलब कलिंगा वार के बाद अशोका ने बुद्धिज्म अपना लिया और न केवल भारत में बल्कि अलग अलग देशों में भी भ्रमण किया। उन्होंने अपने बेटे और पोते को समझाया कि वो दूसरे कंट्रीज को ना कनकर करें और अपना जीवन धर्म विजय की ओर, मतलब दूसरे के दिलों को जीते। Ashoka got his teachings engraved on rocks and stone pillars in local languages like Kharosthi, Prakrit, Greek and Aramaic. These teachings are known as his edicts. Ashoka's Buddhism or Dhamma, a Prakrit word for the Sanskrit term dharma, which means moral values, is a little different from classical Buddhism. मतलब अशोका ने अपनी शिक्षाओं को चट्टानों और स्टोन के पिलर्स पर उकेरा। ये वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में था जैसे खरोस्थी, प्राकृत, ग्रीक एंड अरामाइक। इन्हें हम अशोका के इडिक्ट्स कहते हैं। जो अशोका का बुद्धिज्म था, उनका धर्म था, वो क्लासिकल बुद्धिज्म से थोड़ा सा अलग था, मतलब डिफरेंट था। द टू मेन फीचर्स ऑफ अशोका's धम्मा रिलेटेड टू सोशल एंड इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आर: First, everybody should serve parents, care and love all living creatures and animals. Follow and adopt the path of truth. Be kind to slaves, servants and workers. Respect all elders, Brahmins, teachers, monks. Follow non-violence. Have tolerance and peace. Second, everybody should avoid arrogance, enmity, sacrifice of animals, fighting for religion and land. He wanted that his people should live in harmony with each other. He respected and patronized all religions. मतलब सामाजिक और नैतिक विचारों के आधार पर अशोक के धम्मा की दो विशेषताएं थी। धम्मा का मतलब होता है धर्म। उनकी धर्म की दो विशेषताएं थी। पहली, सभी अपने माता पिता की सेवा करें और सभी जीव जंतु और जानवरों से प्यार करें। सभी सच्चाई के रास्ते पर चलें और नौकरों और दासों के प्रति दयालु रहें।
अपने से बड़ों का आदर करें, ब्राह्मण्स का आदर करें, टीचर का आदर करें और सभी शांति से जिएं, नॉन वायलेंस को फॉलो करें, मतलब अहिंसा को फॉलो करें। और दूसरा है सभी घमंड को, शत्रुता को और जानवरों के बलिदान को अवॉइड करें। धर्म और जमीन के लिए लड़ाई ना करें। अशोक चाहते थे कि उनके लोग शांति से मिलजुल कर रहें। वो सभी धर्मों का आदर करते थे। Ashoka's state was really a welfare state. He treated his people as a father would treat his children. Trees were planted on both the sides of the roads. Wells were dug, hospitals for people and animals were opened, orphanages and old age homes were also established during his rule. He appointed Dhamma Mahatma who went from place to place teaching people about Dhamma. मतलब अशोक का राज्य सचमुच एक वेलफेयर स्टेट था, मतलब जिसमें केवल लोगों का कल्याण होता था। अशोक अपने प्रजा की सेवा इस प्रकार से करते थे जैसे कोई पिता अपने बच्चे की करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देते थे अपने प्रजा को। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगवाए थे, कुएं खुदवाए थे, जानवरों और लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए थे और उन्होंने रूल करते हुए अनाथालय और वृद्धाश्रम खुलवाए। उन्होंने धम्मा महात्मा को अपॉइंट किया था, रखा था, जो कि दूसरे जगह जगह पे जाके लोगों को धम्मा के बारे में, धर्म के बारे में बताते थे। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अब हम अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट एंड enjoyed supreme powers of military, judiciary and civil administration. He had a मंत्री परिषद to advise and assist him. However, the king was not bound to follow their advice. The ministers were appointed on the basis of merit. He kept ladies as his bodyguards. मतलब मौर्यन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन चाणक्य के दिशा निर्देशों पर चलता था। किंग ही सब चीज़ों का हेड था। मिलिट्री, जुडिशरी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सारा सुप्रीम पावर को किंग इंजॉय करता था, मतलब ये सारी पावर किंग के पास थी। किंग के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, एक मंत्री परिषद था जो कि उन्हें सलाह मशवरा करता था कोई भी डिसीजन लेने में। हालांकि ये जरूरी नहीं था कि जो मंत्री परिषद कहेगा वही किंग करेंगे, किंग खुद से भी डिसीजन ले सकते थे। और उनके मंत्री परिषद में जो मंत्री था वो अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता था। और राजा की बॉडीगार्ड्स लेडी होती थी, औरतें होती थीं। अमात्य, महात्मा अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज were some of the officials in his court. There was a very efficient espionage system. The whole empire was divided into smaller units for efficient administration. मतलब अमात्य, महात्मा अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये सब ऑफिशियल्स थे अशोक के कोर्ट में। और एक कुशल जासूस प्रणाली भी थी। पूरा एम्पायर छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड था। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर नगर अध्यक्ष और नागरिक। ही वाज हेल्प्ड बाय 30 मेंबर्स। दे वर डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच. Each board was assigned different duties to be performed. The village administration was run by a group of officers. They kept records of the people, collected taxes, and maintained law and order in their village. मतलब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नगर अध्यक्ष के अंडर होता था और नगर अध्यक्ष को 30 मेंबर्स हेल्प करते थे और उन्हें 6 भागों में डिवाइड किया गया था, हर भाग में 5 मेंबर। और अलग अलग मेंबर्स का ग्रुप अलग अलग विभाग देखता था, अलग अलग ड्यूटी परफॉर्म करता था। और जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक ऑफिसर्स के ग्रुप के द्वारा रन किया जाता था, उसी के द्वारा चलाया जाता था। वो लोगों का रिकॉर्ड रखते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और विलेज में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते थे। नाउ सोशल कंडीशन, मतलब अब हम अशोक के राज्य के सोशल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। द लाइफ ऑफ पीपल वॉज पीसफुल एंड प्रोस्परस इन द सोसाइटी. वर्ना एंड आश्रम सिस्टम ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड वेयर इन प्रैक्टिस. कौटिल्य आउटलाइंड द ड्यूटीज ऑफ ईच वर्ना अंडर ईच आश्रम. Most people married with their own caste and followed their parental trade or profession. People lived peacefully and harmoniously with each other and obeyed laws. मतलब लोग सोसाइटी में शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीते थे। ऋग्वैदिक पीरियड का वर्ण और आश्रम सिस्टम अशोका के राज्य में चलता था। कौटिल्य ने हर आश्रम के हर वर्णा के ड्यूटी को आउटलाइन किया है, मतलब उसका उल्लेख किया है। ज़्यादातर लोग अपने ही कास्ट के लोगों के साथ शादी करते थे और अपने माता पिता के व्यवहार को फॉलो करते थे। लोग एक साथ मिलजुल कर शांति से रहते थे और नियमों का पालन करते थे। नाउ इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब अब हम अशोका के राज्य के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे।
Agriculture was the basis of the village economy. Many dams and lakes were constructed to provide irrigational facilities. Canals were also dug. Sudarshan Lake, built by Chandragupta Maurya, is a good example of the irrigation system that was prevalent at that time. The state also gave financial help to the cultivators and traders. मतलब गांव की अर्थव्यवस्था का आधार एग्रीकल्चर था। बहुत सारे डैम्स, लेक्स ये सब कंस्ट्रक्ट कराए गए इरिगेशनल फैसिलिटीज़ के लिए। कैनल्स खुदवाए गए। कैनल्स का मतलब होता है नहर। सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि प्रचलित था उस समय इरिगेशन सिस्टम को लेकर। कल्टीवेटर्स और ट्रेडर्स को राज्य आर्थिक मदद भी देती थी। Proper attention was paid to cattle rearing and pastures. Forest, wild animals, mines, and natural resources were considered as public property and protected by the state laws. Heavy punishment was given to those who cut down green trees. मतलब पशुपालन पर प्रॉपर अटेंशन होता था, ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, माइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेस ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता था और इसे स्टेट के नियमों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था। उसे सजा दी जाती थी जो हरे हरे पेड़ को काटता था। प्रमोशन ऑफ ट्रेड वाज इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. Cotton, wool, silk and jute products were the main items of internal and foreign trade. The traders had to pay various taxes to the government. Their products were thoroughly checked. Kashi, Kalinga and Madurai were the main centers for textiles. Spices and ivory goods, etc. were the main items for export. सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यापार का प्रमोशन प्रचार सुनिश्चित किया गया। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट प्रोडक्ट्स ये सब मेन आइटम थे इंटरनल और फॉरेन ट्रेड के लिए। और ट्रेडर्स गवर्नमेंट को अलग अलग टैक्स देते थे और उनका प्रोडक्ट्स अच्छी तरीके से चेक किया जाता था। काशी, कलिंगा और मदुराई ये मेन सेंटर था कपड़ा के व्यापार के लिए। मसाले और हाथी के दांत से बने सामान ये सब मेन आइटम थे विदेश में भेजने के लिए। नाउ डू यू नो, along with taxes, tribute was collected in the form of goods. Tribute is believed to be a willing or voluntary donation. मतलब टैक्सेस के साथ साथ ट्रिब्यूट कलेक्ट किया जाता था और ये सामान के रूप में लिया जाता था। ये एक वॉलेंट्री डोनेशन था, मतलब लोग चाहे तो दे या ना दे, ये उनके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता था। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब अब हम अशोका के राज्य के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। 5 types of architectural monuments were prevalent during that period. They were first palaces, second stupas, third caves, fourth pillars and fifth rock edicts. मतलब 5 आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट अशोका के समय प्रचलित थीं। पहला पैलेसेस यानी उनका महल, दूसरा स्तूपास, तीसरा केव्स गुफाएं, चौथा पिलर्स और पांचवा रॉक एडिक्ट्स मतलब पत्थरों पे की गई शिलालेख। नाउ डू यू नो, फर्स्ट पॉइंट, ए स्तूपा इज ए बुद्धिस्ट टेम्पल. इट इज फेमस एज ए स्पिरिचुअल मोन्यूमेंट. It has a dome or pagoda where the sacred relics of enlightened being and religious texts are kept. Second point, cave temples are called viharas and prayer halls are called chaityas. मतलब स्तूपा एक बौद्ध मंदिर है, ये स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट के लिए फेमस है और इसमें एक डॉम है जिसे पगोड़ा कहते हैं जो कि गुंबद जैसा होता है, उसमें धार्मिक ग्रंथों के पवित्र अवशेष रखे गए हैं। जो केव टेम्पल्स थे वो विहारा के नाम से जाने जाते थे और जो प्रेयर हॉल्स थे वो चैत्या के नाम से जाने जाते थे। नंबर 1, द प्लेस ऑफ अशोका वाज एक्सक्यूटली ब्यूटीफुल. Fa Hin, a Chinese traveler, was astonished to see it and remarked that the place must have been constructed by gods, not by men. मतलब अशोका का महल अति सुंदर था। फाहियन एक चाइनीज ट्रैवलर थे, जब उन्होंने इस महल को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि ये महल इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, ये जरूर ईश्वर द्वारा बनाया गया है। Now second, the stupa of Sanchi and its gateway is the best example of the architecture of that period. मतलब जो स्तूपा ऑफ सांची था और उसका गेटवे था, उसका द्वार था, वो उस समय के आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। Now number 3, the Mauryan rulers dug many caves for the monks to live in. Such caves have been found in Barabar and Nagarjuna hills and Yakchi at Didarganj near Patna.
मतलब मौर्यन रूलर्स ने बहुत सारी गुफाएं बनाई थी साधुओं के रहने के लिए। कुछ गुफाएं अभी भी पाई जाती हैं बराबर में, नागार्जुना के पहाड़ियों में, यक्षी में जो कि पटना के पास है, दीदारगंज में। नंबर 4, द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन पिलर्स विथ शाइनिंग सरफेसेस। दीज पिलर्स वेयर क्राउन्ड विथ एनिमल फिगर्स एंड धर्म चक्र। The top of a stone pillar with 4 lions and a dharm chakra has been adopted as our national emblem. Ashoka's pillar can also be seen in Firoz Shah Kotla in Delhi. Topra, Ambala, Kaushambi, Allahabad, Loria, Nandgarh, Sarnath UP and Sanchi MP also have such pillars. मतलब उस समय के आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है अशोक पिलर्स। इन खंभों पर जानवरों का चित्र और एक धर्म चक्र है। पिलर के टॉप पे 4 शेर हैं और एक धर्म चक्र है जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है। अशोक का पिलर फिरोज शाह कोटला दिल्ली में भी देखा जाता है। टोपरा अंबाला में, कौसम्बी इलाहाबाद में, लोरिया नंदगढ़ में, सारनाथ यूपी में और सांची एमपी में भी कुछ पिलर्स हैं। Now do you know the seal of the 4 lions national emblem can be seen on all official papers, notes and coins of India. मतलब 4 लायंस जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो इंडिया के हर ऑफिशियल पेपर, नोट्स और कॉइन्स पे छपा होता है। नाउ नंबर 5, रॉक इडिक्ट्स वेयर फाउंड इन रूपनाथ, सहस्रामा एंड बैरत। मतलब रॉक इडिक्ट्स रूपनाथ में, सहस्रामा में और बैरत में पाए गए थे। Number 6, later on monasteries were made for the monks to live in. While Ashoka was making every effort to spread the message of peace to the neighboring countries, the Chinese emperors were building the Great Wall to protect their boundaries by forcing thousands of people to work on the construction in extreme weather condition. मतलब बाद में मोनेस्ट्री, आश्रम बनवाए गए ऋषि मुनियों के रहने के लिए। जब अशोका हर एक कोशिश कर रहे थे शांति के संदेश को अपने नेबरिंग कंट्रीज में फैलाने के लिए, तब चाइनीज ट्रेवलर एक ग्रेट वॉल बना रहे थे जो कि उनके बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करता। खराब कंडीशन में भी हजारों की संख्या में लोगों को फोर्स किया जाता था उस वॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए। नाउ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्यन एम्पायर का अंत। तो चलिए पढ़ते हैं कि मौर्यन एम्पायर का अंत कैसे हुआ। The decline of Mauryan Empire started after the death of Ashoka in 232 BCE. It is said that Ashoka's military policy of not waging any war was perhaps the main reason for the decline of his empire. Brihadratha was the last ruler of the Mauryan dynasty. He was killed by his commander-in-chief Pushyamitra Sanga in 185 to 73 BCE, who captured the throne. He founded a new dynasty called Sanga's dynasty and was succeeded by Agnimitra 147 to 139 BC. The last ruler of Sanga dynasty, Devbhuti, was killed by Vasudev, who established Kannauj dynasty in 72 BCE. मतलब मौर्यन डायनेस्टी का अंत 232 BC में अशोका के डेथ के बाद से होना शुरू हो गया। ये कहा जाता है कि जो अशोका का मिलिट्री पॉलिसी था कि हम कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, वही सबसे मेन रीज़न था उनके एम्पायर के डिक्लाइन का। और मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथा थे। बृहद्रथा को उन्हीं के कमांडर चीफ पुष्यमित्रा संगा ने मार दिया और सिंहासन पे कब्जा कर लिया। उसने नई डायनेस्टी फाउंड की जिसका नाम था संगास डायनेस्टी। उसके बाद अग्निमित्र ने सिंहासन को प्राप्त किया और 147 से 139 BC तक रूल किया। संगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवभूति थे जो कि वासुदेव द्वारा मारे गए थे और वासुदेव ने एक नई डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था कन्नौज डायनेस्टी 72 BC में। नाउ डू यू नो, a dynasty rule means that members of the same family become rulers. Usually the son come to the throne after the death of his father. The Mauryan dynasty had 3 important rulers. First चंद्रगुप्त, सेकेंड बिंदुसार एंड थर्ड अशोक। एक डायनेस्टी का मतलब होता है कि उस डायनेस्टी में जितने भी रूलर होंगे वो एक ही फैमिली के होंगे। आमतौर पर फादर के डेथ के बाद सिंहासन पर बेटा राज करता था, सन राज करता था, और मौर्यन डायनेस्टी में भी यही हुआ था। मौर्यन डायनेस्टी के 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।